हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण शर्मा। और कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप सबसे पहले तो मेरी इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ इसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो BARC का जो मैकेनिकल का इंटरव्यू होता है उसका एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन शेयर किया हुआ है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाए। और एक बार आपने उस वीडियो को देख लिया तो उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है पहले तो आप इसे कंटिन्यू रखें। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसने अपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या बताया पहले वो देख लेते हैं। इस बंदे ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और लास्ट क्या बताया वो है लीनियर वाइब्रेशन इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये मेंशन कर दिया। मतलब अभी देखिए इसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन नहीं बोला गया, ठीक। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन नहीं बोला गया क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेशन बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स उसमें कवर हो जाते हैं। बट इस बंदे ने क्या किया है, लीनियर वाइब्रेशन इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एकदम स्पेसिफाइड कर दिया है कि हाँ मतलब सिर्फ मुझे इतना ही आता है। तो फिर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो देखते हैं अभी क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ टैंक्स। फिर उसके बाद among oval, cylindrical, spherical, which is better and why। ठीक है, तो इसमें से कौन सा शेप बेटर होगा और क्यों। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी हिंट भी दी गई कि there are 4 reasons for which spherical shape is used, tell me those। तो इसमें ये बता दिया कि स्फेरिकल शेप हम लोग यूज करते हैं और उसके 4 रीजंस हैं। तो वो रीजंस आपको याद करके उसमें बताना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन टैंक्स। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, फॉर्मूला फॉर स्ट्रेसेस इन सिलेंडर एंड स्फीयर शेप टैंक। तो अगर मेरे पास सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल शेप का टैंक है तो उसमें कौन कौन से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इसमें आपको बताना है, उसके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसमें ये बोला गया कि इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्फेरिकल टैंक इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल, वाई। तो स्फेरिकल शेप टैंक को मैन्युफैक्चरिंग करना एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल शेप टैंक, क्या वो डिफिकल्ट है? देन वाई, व्हाट इज द रीजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। इसमें ये बोला गया कि इफ स्फेरिकल टैंक इज बेटर देन सिलेंड्रिकल टैंक, then why we are not using this for underground fuel storage purpose at petrol pump। तो इसमें ये पूछ लिया गया कि इंस्टेड ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक स्फेरिकल टैंक क्यों नहीं यूज किया जाता फॉर द फ्यूल स्टोरेज पर्पस। तो ये इसमें काउंटर क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज, कैन यू डिराइव द फॉर्मूला फॉर हुक स्ट्रेस इन सिलेंड्रिकल थिन शेल यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो ये आपको इसमें डिराइव करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये सिचुएशन दी गई कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल
टैंक, और इसका जो कैपेसिटी है वो है 200 लीटर का, और प्रेशर जो है अंदर फ्लूइड का वो है 2 बार। ठीक है, ये मतलब इसकी कैपेसिटी ये है और अंदर जो प्रेशर मुझे मेंटेन करना है वो है 2 बार। तो इसके लिए ये पूछा गया कि हाउ मच मास ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कितना मास ऑफ द वाटर इसमें लगेगा इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। कैलकुलेट इट, और इसमें एक अजम्पशन दिया हुआ है कि अज्यूम टैंक इज रिजिड। तो टैंक रिजिड है मतलब क्या होगा, वो उसमें डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो ये अज्यूम करके आपको ये फाइंड करना है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें ये बोला गया कि डिजाइन द थिन सिलेंड्रिकल टैंक। थिन सिलेंड्रिकल टैंक को डिजाइन करना है। ओके, फिर आगे नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द फर्स्ट पैरामीटर you will consider for the designing। ठीक है, तो डिजाइनिंग के लिए आप कौन से ऐसा पैरामीटर है जो सबसे पहले कंसीडर करोगे। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं। इसमें ये पूछा गया कि विच क्राइटेरिया विल यू यूज फॉर storing petrol in underground tank at petrol pump। तो ये इसमें आपको बताना है। फिर नेक्स्ट वन इज नाउ डिजाइन दिस टैंक। तो इसी टैंक को डिजाइन करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज हाउ do you find young modulus and yield strength of material। ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया कि ये आपको कहां से मिला, ये पैरामीटर आपको कहां से मिला। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज, तो इस बंदे ने कुछ आंसर दिए होंगे कि ये जो डेटा मुझे मिला है ये डेटा बुक से मिला है। तो उसी पे काउंटर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि हाउ data book authors find this information। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली। तो इस बंदे ने कुछ आंसर दिए होंगे और बेस्ड ऑन उसी आंसर पे ये पूछा गया कि हाउ डिड दे गेट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। फिर अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन टेंसाइल टेस्ट एक्सपेरिमेंट। तो टेंसाइल टेस्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम एंड एक्सप्लेन दिस। तो ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज how we find the young modulus and yield strength। तो इस डायग्राम से हमें यंग मॉड्यूलस और यील्ड स्ट्रेंथ कैसे मिलता है ये बताना है। फिर उसके बाद अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो यील्ड स्ट्रेंथ हम लोग कंसीडर करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ, तो ये हम लोग लोअर पॉइंट का ही क्यों लेते हैं। ठीक है, लोअर पॉइंट का ही क्यों लेते हैं, क्या हम लोग इसे अपर पॉइंट का नहीं ले सकते। जैसे कि आपने वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम देखा होगा, कुछ इस तरह से ऐसे कुछ होता है। तो ये होता है अपर यील्ड पॉइंट और ये होता है लोअर यील्ड पॉइंट।
तो अगर हम लोग मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग इसी वैल्यू को लेते हैं, लोअर वाले को, अपर वाले को क्यों नहीं लेते हैं? तो ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो इसमें ये पूछा गया कि अगर मैं इसी डायग्राम को फिर से यहाँ पे ड्रॉ करूँ अच्छे से, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, और ये मेरा कुछ इस तरह से अपर यील्ड पॉइंट, ये लोअर यील्ड पॉइंट, फिर उसके बाद ये अल्टीमेट पॉइंट और ये फ्रैक्चर पॉइंट। तो उसमें ये बोला गया कि आफ्टर द नेकिंग, यानी नेकिंग मेरा ये पॉइंट है, ये जो, ठीक है, नेकिंग पॉइंट ये है। तो नेकिंग के बाद जो है मटेरियल मेरा लोअर स्ट्रेस पे फेल होता है। आप अगर देखेंगे स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है, तो मटेरियल जो है मेरा वो लोअर स्ट्रेस पे फेल होता है। तो क्यों नहीं ये पहले ही फेल हो जाता है? सही बात है ना, क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ये मेरा अल्टीमेट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे नेक फॉर्मेशन हो गया, लेकिन धीरे 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 मैं देख रहा हूं कि लोअर स्ट्रेस पे ही मटेरियल फेल हो रहा है। तो जब लोअर स्ट्रेस पे फेल हो रहा है तो इसको तो यहीं पे फेल हो जाना चाहिए। तो ये आपको बताना है ऐसा क्यों, क्या है उसके पीछे, क्या कंसेप्ट है, तो वो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ये बोला गया कि एक्सप्लेन इंजीनियरिंग एंड ट्रू स्ट्रेस। तो इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेस क्या है, ये कंसेप्ट आपको इसमें बताना होगा। फिर उसके बाद विच स्ट्रेस यू विल चूज एंड व्हाई फॉर डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग के लिए कौन सा स्ट्रेस आप सिलेक्ट करोगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस लोगे या ट्रू स्ट्रेस लोगे, और क्यों? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज फॉर सम मटेरियल्स यील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट विजिबल, सो हाउ वी फाइंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सच मटेरियल। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिसमें यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो केस में आप क्या करोगे, वो केस में हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इसमें आपको बताना है। फिर नेक्स्ट वन इज, इसमें बोला गया कि एक मटेरियल दिया है माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील मटेरियल आपको दिया है, और इसमें ये बोला गया कि अगर मैं इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से कुछ इसका नेचर होगा। तो इसमें ये जो है वो अपर यील्ड पॉइंट है, फिर उसके बाद ये जो है वो अल्टीमेट पॉइंट है, और यहाँ पे मेरा ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलो या फ्रैक्चर स्ट्रेस बोलो। तो इसमें ये बोला गया कि ये जो मटेरियल है इसमें लोडिंग की गई आफ्टर द यील्ड पॉइंट, मतलब ये जो यील्ड पॉइंट है इसके बाद तक कुछ तो लोडिंग की गई, लेट से यहां तक, बट बिफोर द अल्टीमेट पॉइंट यहां पे है। तो इसके बीच में कोई तो पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या कहीं भी, तो यहां तक लोडिंग की गई और उसके बाद लोड को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो लोड को जैसे ही मैंने रिमूव किया तो ये कैसे रिटर्न आएगा, तो ये लाइन कैसे यहां पे बनेगी, अगर मैं लोडिंग रिमूव करता हूं तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा मटेरियल, वो इसमें आपको बताना है। तो इसी चीज को आपको जो है ये जो मेरा स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है इस पे रिप्रेजेंट करना है, मींस वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, कैसा आएगा वो आपको बताना है। तो ये भी काफी अच्छा कंसेप्ट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सेम यही, अगर मैं माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस तरह से ऐसे जो है ऐसे वेरी होगा। ये मेरा अपर यील्ड पॉइंट, ये मेरा लोअर यील्ड पॉइंट, ये मेरा अल्टीमेट पॉइंट और ये मेरा ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये केस में पूछा है कि ये डायग्राम दिया गया है और बोला है कि मार्क इलास्टिक स्ट्रेन एंड प्लास्टिक स्ट्रेन।
तो आप इसमें इजीली मार्क कर सकते हो। फिर उसके बाद ये इसका पहला, फिर दूसरा जो है ये मेरा यील्ड पॉइंट है, ओके, अपर यील्ड पॉइंट। अगर मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं और ये एक एरिया को मार्क कर दूं, ठीक है, ये मार्क एरिया है ओ, ये ए और ये बी। तो इसमें ये बोला गया कि व्हाट रिप्रेजेंट दिस एरिया ओ ए बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, इज इट रिजल्टेंस इंपॉर्टेंट, इफ यस देन हाउ। तो रिजल्टेंस जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, क्या वो इंपॉर्टेंट है और कैसे, उसका एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, इफ external load is applied slowly, will it still absorb strain energy? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर एक्सटर्नल लोड को हम लोग स्लोली अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये इसमें आपको बताना है। फिर उसके बाद इन विच डिजाइन रिजल्टेंस इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, ऐसा कौन सा मैकेनिकल एलिमेंट है जिसमें रिजल्टेंस जो फैक्टर है वो कंसीडर किया जाता है फॉर द डिजाइनिंग, तो ये इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स से। इसमें ये पूछा गया कि एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करेगा वो इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज, फिर इसमें पूछा ऑल साइकिल्स के बारे में पूछा गया। ऑल साइकिल्स जो भी थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में जो भी साइकिल्स हैं, कार्नोट, रैनकिन, फिर उसके बाद ब्राइटन, फिर स्टर्लिंग, फिर एरिक्सन, देन लिनोयर, ऑटो, डीजल, ड्यूल। सो इन सब साइकिल के बारे में इसमें पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई रैनकिन इज प्रीफर्ड ओवर कार्नोट cycle, even Carnot is most efficient cycle। तो इसमें ये चीज पूछी गई। फिर एक सिचुएशन दिया गया, ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखना। एक सिलेंडर है और उसमें एक गैस है जिसका प्रेशर है पीजी में बोल सकता हूँ, गैस प्रेशर। और यहाँ पे पिस्टन है और कुछ डिस्टेंस ऊपर यहाँ पे स्टॉपर लगे हुए हैं। ये जो है वो है स्टॉपर। तो ये केस में ये जो मेरी गैस है वो पहले कोई तो स्टेट में थी, इनिशियल कंडीशन में। इनिशियल कंडीशन स्टेट इज 1। सपोज इनिशियल स्टेट इज 1। तो इसमें बोला गया कि सबसे पहला जो है, पहले बोला गया कि नाउ हीटर इज ऑन एंड पिस्टन मूव्स। सबसे पहला स्टेप ये किया गया कि हीटर को ऑन किया गया और पिस्टन जो है वो मेरा मूव हो रहा है। दूसरा स्टेप जो है उसमें ये किया गया कि जैसे मतलब क्या हो रहा है कि ये पिस्टन मेरा धीरे धीरे मूव हो रहा है, ठीक है, और मूव होने के बाद मूव होते होते क्या हो गया कि वो स्टॉपर को स्ट्राइक किया गया। अब क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम पिस्टन स्ट्राइक्स द स्टॉपर and heater
is continuously on, हीटर को ऑफ नहीं किया गया, वो कंटिन्यूअसली ऑन ही है। तो आप इसको इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि मैंने ऑन किया और ये पिस्टन मेरा धीरे धीरे मूव हो रहा है और ये स्टॉपर को स्ट्राइक किया और वो टाइम पे भी हीटिंग कंटिन्यू चालू है, तो फिर उसका पैरामीटर, इसके कुछ तो पैरामीटर होंगे वो कंटिन्यूअस बढ़ते रहेंगे। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट इसमें बोला गया, तीसरा पॉइंट कि अब क्या किया गया है कि हीटर को थोड़े टाइम के बाद हीटर को ऑफ कर दिया गया एंड ऑफ करने के बाद लार्ज इम्पैक्ट फोर्स इज गिवन टू द पिस्टन to bring this piston to original position. Now draw this on PV diagram. तो ये आपको समझ गया रहेगा कि सबसे पहले हीटर चालू किया, पिस्टन मूव हो रहा है, बाद में ये स्टॉपर को स्ट्राइक किया और वो उस टाइम पे भी मेरा हीटर जो है कंटिन्यूअस ऑन ही है। फिर थोड़े टाइम के बाद मैं क्या करता हूँ, हीटर को ऑफ करता हूँ और जैसे ही मैंने हीटर को ऑफ किया फिर तुरंत मैं एक पिस्टन के ऊपर इंपैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ सो दैट ये जो है मेरा पिस्टन जो है वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पे पहुंच जाए। तो ये जो भी प्रोसेस हुआ है इसको आपको पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया। इसमें एक बॉडी है जिसका अनइवन सरफेस का एरिया दिया हुआ है। ये सरफेस का एरिया 2a है और ये सरफेस का एरिया a है और ये इस तरह से ग्राउंड पे रखा हुआ है। ओके, ये एक अज्यूम करो कि ये 3 डायमेंशनल कोई बॉडी है, ट्रेपेजियम बॉडी, 3 डायमेंशनल ट्रेपेजियम बॉडी। तो इस केस में ये सिचुएशन दी गई और बोला गया है कि जो सराउंडिंग प्रेशर है, सराउंडिंग प्रेशर इज P, पूरा सराउंडिंग में एक्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो पूछी गई वो है व्हाट आर दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस टू सरफेसेस। इन दोनों सरफेस के ऊपर कौन कौन से कितने कितने फोर्स एक्ट होंगे वो पूछा है। फिर उसके बाद व्हाट इज द नेट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन, तो ये चीज पूछी गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें ये बोला गया कि बाय जस्ट simply maintaining the uneven chamber at some pressure is it possible to drive the object or vehicle so that we can save फ्यूल। तो क्या यह पॉसिबल है कि किसी बॉडी को या व्हीकल को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि उस पे जो यूनिफॉर्म प्रेशर एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स मिले मुझे वो किसी एक डायरेक्शन में मिले सो दैट मैं व्हीकल को रन कर सकूं ताकि हम लोग फ्यूल को सेव कर लें। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। इसमें ये एक फिक्स सरफेस है और यहाँ पे एक बॉल हैंग किया गया है। तो ये तो सिंपल पेंडुलम दिख रहा है हमें। फिर इसमें ये बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मोशन। तो ये जो मोशन होगा इसका अगर मैं इसे मूव करता हूं तो ये कुछ इस तरह से मोशन होगा। तो इस मोशन का नेम क्या है। फिर उसके बाद ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज
सो स्पेसिफिक अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसमें क्या स्पेसिफिक है। फिर उसके बाद ड्रॉ ऑल पॉसिबल ग्राफ्स लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, फिर फ्रीक्वेंसी, देन टाइम पीरियड के बाद वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। ये पूरे पैरामीटर को ड्रॉ करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन सब पैरामीटर में क्या क्या चेंजेस होंगे उसको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट जो केस है उसमें क्या किया गया, सेम यही प्रॉब्लम है। इसमें ये बोला गया है कि ये सरफेस और इसमें से ये बॉल माउंट किया गया। ठीक है, अब पहले क्या था, ये सॉलिड बॉल था। अब क्या बोला गया इसमें कि इस बॉल को जो है हॉलो किया गया और इसमें से एक स्मॉल ओपनिंग दी गई, स्मॉल ओपनिंग, और इसके अंदर भर दिया गया वाटर। जो अंदर स्पेस है, कैविटी है, उसमें वाटर फिल किया गया, वाटर फिल्ड। एंड यहां से क्या हो रहा है कि उस वाटर की ड्रॉप्स बाहर निकल रही है। कंटिन्यूअसली वाटर ड्रॉप्स आर कमिंग। तो इसमें से क्या हो रहा है कि इसका अगर मैं मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि इसमें से ये जो मेरा वाटर अंदर रखा हुआ है वो इस होल की वजह से कंटिन्यूअसली बाहर निकल रहा है। तो ये केस में ये पूरे ग्राफ फिर से आपको ड्रॉ करने हैं। रिपीट और ड्रॉ दी ऑल पॉसिबल ग्राफ्स फॉर दी सेम। तो ये केस में तो आपने ड्रॉ कर लिया। अब इस केस में, इस ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे, क्या वो सेम होगा या कुछ अलग होगा, तो वो आपको इसमें ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ये बोला गया कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर है और ये कंटेनर पानी से भरा हुआ है और इसमें जो वाटर है वो है अराउंड 1 लीटर। अब इसको मास बैलेंस पे रखा गया। ये है मेरा मास बैलेंस इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये मास बताएगा। ठीक है, मास बैलेंस इंस्ट्रूमेंट। तो ये सिचुएशन दी गई। अब ये बोला गया कि जैसे ही मैंने इस टैंक को इस मास बैलेंस पे रखा तो हाउ मच मास इट विल रीड। तो कितना मास मिलेगा मुझे इस 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू अराउंड 0.998 kg मास होता है इसका। ये आप चेक कर लेना, अभी मुझे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है बट शायद इसके अराउंड ही है, तो आप देख लेना क्या है। तो इतना केजी मिलता है मुझे। ठीक है, 1 लीटर में इतना केजी मिलता है। फिर दूसरी चीज, दूसरा केस दिया गया कि अगर सेम इस टैंक में अगर मैं एक पेंडुलम हैंग कर दूं कुछ इस तरह से और ये यहां पे फिक्स है, तो अब ये केस में जैसे मैंने पेंडुलम हैंग किया तो नाउ हाउ मच दिस मास बैलेंस रीड्स। तो अब ये जो मास बैलेंस है वो मास की कितनी वैल्यू देगा, मतलब अब वो क्या शो करेगा। जैसे पहले केस में क्या हो रहा था कि सिर्फ जब ये टैंक रखा हुआ था वो केस में ये 0.998 kg शो कर रहा था।
तो अब ये केस में क्या होगा जब ये मैंने हैंग किया है, तो वो आपको इसमें बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें ये सिचुएशन दी गई कि सेम एक ये मेरा ग्राउंड है, ओके, और इसके ऊपर ये मेरा मास बैलेंस, और इसमें ऊपर ये मेरा टैंक, और उसमें है सेम 1 लीटर पानी, 1 लीटर वाटर। अब क्या बोला गया कि ये जो पेंडुलम हैंग किया गया है यहां पे एक स्प्रिंग बैलेंस है और ये मेरा बॉल, दिस इज व्हाट स्प्रिंग बैलेंस। और इसका जो मास है इस बॉल का, मास ऑफ द बॉल इज 0.998 kg। तो अब इसमें यह क्वेश्चन है कि सबसे पहली चीज इसमें मास बैलेंस की क्या रीडिंग होगी। मास बैलेंस रीडिंग सबसे पहली चीज। दूसरी चीज स्प्रिंग बैलेंस की क्या रीडिंग होगी। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के इसका आंसर आप देना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर आपको इसमें कंसीडर करने होंगे। आप इस चीज को ध्यान देना कि यहाँ पे बुयांसी फोर्स भी एक्ट होगा इस बॉल के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या रीडिंग होगी इसकी और इसकी क्या रीडिंग होगी। और आप जो भी आंसर देंगे, ठीक है, जो भी आप आंसर दे रहे हैं, इसका जो भी आंसर देंगे, इसका जो भी आंसर देंगे, उसका आपको रीजन भी देना होगा। रीजन क्या है वो एक्सप्लेन करना होगा। तो इस बंदे से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट कर देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर आपको कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com पे जा सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, इतना तो बनता है यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है अपना, और आपके नई नई वीडियो लेके आने वाला हूं, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी मैं नई वीडियोस लेके आ रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।